Okay, I had explained what changes were occurring in Bangkok, in Thailand, regarding the sea due to this climate change and global warming. Okay, perhaps you have forgotten. Okay, I repeat it. उसमें ये था कि सी लेवल इंक्रीज हो रही थी कि कि ज़मीन सी के अंदर शामिल होती जा रही थी। तो इस तरह से था कि चूँकि वो सी लेवल राइज़ कर रही है, तो जहाँ पानी था वो उससे आगे बढ़ रहा है और जो ज़मीन है वो पानी के अंदर आती जा रही है। और उसमें ऐसे था कि जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़े-बड़े जिसे कहना चाहिए फ्यूडल लॉर्ड्स कह लें आप, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन, तो वो ज़मीन सस्ते दामों ख़रीद रहे थे, लोगों को कह रहे थे कि भाई आपकी ज़मीन तो समुंदर में डूब रही है और फिर ये आपके किसी काम की नहीं रहेगी, तो आप इसे बेच दें और हम ख़रीद लेते हैं। और वो ख़रीद रहे थे और उनका फिर आगे ये प्लान था कि ज़मीन सी लेवल और बहुत ज़्यादा राइज़ कर जाएगा, तो उस वक्त वो फिर वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे और जिस तरह से दुबई वगैरह में ऑलरेडी हैं और भी कंट्रीज़ में हैं। अब याद आया? ओके। सो ये कुछ एक-एक पॉइंट को लेते जाते हैं इसमें। क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स इंक्लूड राइजिंग लेवल। ये सी लेवल की मैंने बात कर दी कि किस तरह से सी लेवल राइज कर रही है और एक डिटेल से मैंने एग्जांपल दी थी उसकी और वो आपको याद आ गई है अब। इसी तरह से ओशन एसिडिफिकेशन, कि ओशन में एसिडिटी बढ़ती जा रही है, तो उससे भी क्या हो कि जो मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं जो कम एसिड लेवल स्टेन कर लेती हैं, वो जब एसिड लेवल उसकी बढ़ेगी पानी की, तो उस पर वो रेजिस्ट नहीं कर सकेंगे और वो दे विल डाई, तो उससे भी चेंज आएगी वहाँ पे। फिर रीजनल चेंजेस टू प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होती है? जी सर, प्रेसिपिटेशन में ये हेल, रेज, हमारे पास सारी हेल, स्नो, रेन, हेज आ जाती है, ये सारी चीज़। एंड इन सिंपल वर्ड्स, पानी की कोई भी किस्म प्रेसिपिटेशन, उसमें स्नो है जो इट विल मेल्ट एंड इट विल बिकम वाटर। इसी तरह से रेन ऑलरेडी वाटर है, हेल है वो भी मेल्ट होके वाटर बन जाते हैं, फिर वाटर वेपर हैं वो भी वाटर हैं। तो एनी फॉर्म ऑफ वाटर, ह्यूमिडिटी है इसके अंदर, वाटर वेपर वही हो जाता है। तो ये सारा कुछ कि प्रेसिपिटेशन इसी के अंदर आता है। तो दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। द वाटर कंटेंट, इन अदर वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड, इन ए सिंपल इन one word, it is water content. Okay, so precipitation and expansion of deserts. Deserts भी expand, so global warming and glacier meltdown. Yes, yes, global warming होगी, वार्मिंग जब भी होगी तो ग्लेशियर मेल्टडाउन होंगे। तो इससे दो चीज़ें हो रही हैं कि ये जो वाटर सी लेवल क्यों इंक्रीज हो रही है, प्रेसिपिटेशन भी बढ़ रही है और उधर से राइज रही है क्योंकि वो उधर से स्नो मेल्ट हो रही है और वो समुंदर में आ रही है, तो समुंदर की लेवल हाई हो रही है और उससे ज़मीन ज़ेर आब आती जा रही है, इनअंडेड होती जा रही है। ओके, तो इसमें ये है कि फ्यूचर सरफेस टेम्परेचर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी greater over land and over the ocean and greatest in the Arctic with the continuing retreat of glaciers, permafrost and sea ice. ये मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो इसके ग्लेशियर बारे में होती हैं। हम बात कर रहे हैं आर्कटिक साइड की, ये जो हमारे पोल नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, तो उसमें चीज़ें हैं जहाँ बहुत ज़्यादा स्नो है। और फिर ग्लेशियर्स की बात है तो ये मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ हैं। रीजनल प्रेसिपिटेशन इफेक्ट्स इंक्लूड मोर फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम वेदर सच एज हीट वेव्स। ये एक्सट्रीम वेदर है, अब उसमें की क्या क्या शक्लें हैं? हीट वेव्स हैं, ड्राउट्स हैं, वाइल्ड फायर्स हैं, हैवी रेनफॉल विद फ्लड्स एंड हैवी स्नोफॉल। इनको अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद हीट वेव्स। व्हाट इज हीट वेव? और जब वेदर सेट इस तरह सा कुछ आ जाए कि जो काफी देर तक हॉट वेदर वहाँ पे प्रिवेल करे, हॉट हीट स्ट्रोक जिसे कहते हैं कि आई हुई है, वो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम जो एक जगह पे स्टे कर जाता है वेदर, हॉट वेदर, या वो बार बार आने लग जाती हैं गर्मियाँ। गुड गुड गुड।
दूसरे लफ्ज़ों में इसे हम लॉन्ग टर्म लू भी कह सकते हैं। उर्दू में जो हम लू का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, गर्म हवा, तो उसी की एक जिसे कहना चाहिए सुपीरियर फॉर्म। यस, यू आर राइट। व्हाट इज ड्राउट? सर बिकॉज ऑफ ड्राइनेस अर्थ जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही प्रॉपर्ली, वो लिवेबल नहीं रहती और वो ग्रो नहीं करती चीजें, उसमें ड्राइनेस आ जाती है। और डिसर्टिफिकेशन का टर्म इसके लिए यूज करते हैं, सॉइल डिसर्टिफिकेशन, डिफॉरेस्टेशन, और मतलब सॉइल की जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टर्ब हो जाती हैं जो ग्रोथ को इनहांस करती हैं किसी भी किस्म की। ये कुछ रिटर्न भी आए हैं, वाटर स्कैर्सिटी, शॉर्टेज इन वाटर सप्लाई। यस, इट्स ऑलराइट, गुड गुड। ओके, लेट्स कंटिन्यू। कहत, इसको जो है उर्दू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कहत। तो ड्राउट, यस, कि ड्राइनेस, शॉर्टेज ऑफ वाटर, ड्यू टू विच प्रोडक्शन इज लेस। वाटर नहीं होगा तो एग्रीकल्चर नहीं होगी, तो सो दिस इज द एलिमेंट। वाइल्ड फायर्स, व्हाट इज वाइल्ड फायर? सर एक तो वाइल्ड फायर रिसेंटली हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया में जो वो, गुड गुड। दूसरा उसके अलावा भी जो अमेज़न फॉरेस्ट है और उसके अलावा उस साइड पे जो अमेरिकन साइड पे जो फॉरेस्ट थे उनमें हर साल नेचुरली हेवनली ये फिनोमेना है कि कोई वहाँ पे कोई करता नहीं है इसको इनिशिएट, लेकिन वो अल्लाह ताला की तरफ से बिकॉज ऑफ द कंजशन इन दैट फॉरेस्ट वहाँ पे हर साल आग लगती है, तो वो नेचुरल प्रोसेस है। गुड, दिस वाज माय सेकंड क्वेश्चन कि एक रिसेंट वाइल्ड फायर हुई है तो वो कौन सी थी? यू हैव ऑलरेडी आंसर्ड, वेरी गुड वेरी गुड। सो प्लीज ट्राई टू बी अवेयर ऑफ द सर्कमस्टांसेस, what is happening around us globally, and mention it in your papers and assignments and everywhere. This is a good indicator. This is a good symbol. I appreciate. So this was a wildfire that occurred recently at a huge scale, at a large scale in Australia. It was like somewhere winter. Okay. Heavy rainfall. Again, वही बहुत कंटिन्यूसली होती रहती है। इसमें यहाँ आपको ऐड करूंगा, रेनफॉल इज ए फ्रीक्वेंट फिनोमेनन ऑफ द ट्रॉपिकल्स लाइक थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अपना इंडोनेशिया, मलेशिया, इवन फिलीपींस, इस तरफ बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। क्लाउड आउटबर्स्ट, यस, ये आपने हैवी रेनफॉल का ही कहा है, क्लाउड आउटबर्स्ट। यस, इट्स ऑलराइट, हैवी रेनफॉल। ओके, गुड। तो इस दफ़ा मैं अपना आई नरेट यू ए वेरी स्ट्रेंज थिंग। I have seen it just for the first time in 15 years in Bangkok, that during 6 months there was like just 5, 6, 2, 3 rains. It was amazing. बैंकॉक में ये होता है कोई 2 दिन कंटिन्यूसली बड़ी मुश्किल से गुजरते हैं कि जिसमें बारिश ना हो, लेकिन पिछले कोई 6 महीने थे, ये सितंबर से मार्च तक, 19 सितंबर से लेके 20 मार्च तक बिल्कुल बारिश हुई नहीं। इट वाज वेरी वेरी स्ट्रेंज। इसी तरह से इस्लामाबाद के केस में बारिशें अब कम हो गई हैं, और कराची के केस में भी देखें कि कराची की बातें हमें कौन बताता होता है। चलें बताएं, फिर उसके बाद आई विल ऐड। लास्ट टाइम किसने बताई कराची की बातें? यस, व्हाट इज द पिक्चर in Karachi about rainfall and what are the reasons? Very interesting. Okay, so anybody else who can tell about Karachi? Well, कराची में ऐसे भी बारिशें कमी होती हैं, लेकिन साल में कुछ 4-6 बारिशें हुई हैं, लेकिन अभी सालों से हुआ है कि बिल्कुल रह गई हैं। दरख्त जो व्हाट इज कॉर्नोकॉर्पस?
एक झाड़ी टाइप होती है, it is a anybody knows Conocorpus? Karachi had heavy rain flooding flashed on all news channels. हाँ ये पिछले दिनों हुई है. Was it rain? Was it really rain? हाँ कुछ रेन भी थी वैसे. यस कुछ रेन भी थी. वेरी अनयूजुअल. लेकिन एक और चीज़ भी है कि वहाँ की जब ना चूँकि वहाँ बारिशें ज़्यादा नहीं होती तो देयर आर नॉट मच अरेंजमेंट्स फॉर वाटर ड्रेनेज इन सच सिचुएशंस. और जब हो जाती है तो फिर वक्ती तौर पे बहुत मसला होता है. बल्कि ये और शहरों में भी, ये जो हमारा साउथ का है, साउथ पंजाब है, सिंध है, तो वहाँ भी ये हैदराबाद वगैरह जितने भी शहर हैं इन सब में इस तरह से है सक्खर कि यहाँ रेन के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है क्योंकि होती कम है. लेकिन जब होती है तो फिर वक्ती तौर पे 1-2 दिन बाजू का पानी भरा रहता है. यही चीज़ कराची में भी हुई. एक और चीज़ है कि कराची में बहुत सारे, दिस इज बिट पॉलिटिकल आल्सो, वी विल नॉट गो इनटू पॉलिटिकल थिंग्स बट विल जस्ट गो इनटू एकेडमिक थिंग्स, कि वहाँ पे फंड्स का बहुत मिसयूज हुआ और इस तरह से प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं हुई. नालियाँ, पाइप जो भी हमारे थे वो साफ़ नहीं किए गए. तो जब ज़रा सी भी बारिश हुई तो इस तरह से हुआ और जब ज़्यादा हुई तो फिर फ्लड की शक्ल भी बन गई. एनीवे, इस वक्त हम बात कर रहे हैं उसकी कहाँ से हमने शुरू की थी, फ्लड्स की बात एंड हैवी स्नोफॉल. अच्छा, रेनफॉल विद फ्लड्स, हाँ उसके अंदर बात हुई थी. तो एनीवे, उसमें एक चीज़ है कि बारिशें इस वक्त तो खैर हुई थी वक्ती तौर पे, लेकिन एक चीज़ मौसम होती है, एक क्लाइमेट होता है, एक वेदर होता है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू, क्लाइमेट एंड वेदर? सर क्लाइमेट उस एरिया का एक स्पेसिफाइड एटमॉस्फेयर है जो कि कैलकुलेट किया हुआ है या उन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. मतलब दैट इज एक्चुअल. वो कहते हैं कि ये इसका जो बिल्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसके क्लाइमेट में आता है. टेम्परेचर, प्रेशर, विंड प्रेशर्स, वो सारी चीज़ें, प्रेसिपिटेशन, वो क्लाइमेट में है. लेकिन जो एग्जिस्टिंग एट द स्पॉट होता है वो उसका वेदर होता है. गुड. तो क्लाइमेट इज़ ए लॉन्ग टर्म, जैसे आपने एक्सप्लेन किया है. गुड. और वेदर इज़ शॉर्ट टर्म. आज यानी आज का वेदर क्या है, कल का वेदर क्या है, एक हफ्ते का वेदर क्या है. और क्लाइमेट ये होता है कि जो सारी चीज़ें जो आपने इसके अंदर काउंट की हैं तो वो एक जिस तरह जो कंसीडर होता है कि कराची इज़ ट्रॉपिकल, सो दिस इज़ इट्स क्लाइमेट. और मुल्तान इज़ ड्राई. इसी तरह से पेशावर, बल्कि पेशावर भी कोई इतना ख़ास उसको नहीं हम कह सकते, लेकिन एबटाबाद, मानसेरा, so these are wet areas, these are more rainy, more rainfall is there, things like that. Okay, तो मैं बात कर रहा था कि इसकी कराची की कॉर्पस मैंने पूछा था, किसी को पता है? इतनी देर में तो सर्च भी हो जाता है. किसी ने फौरी तौर पे सर्च नहीं किया. अच्छा, कॉर्पस इज ए ट्रॉपिकल ट्री, नॉट रियली ट्रॉपिकल, इट इज़ रादर जिसे कहना चाहिए ना डेजर्ट ट्री. तो कराची के कोई मेयर थे मेरा ख्याल है, वो गए कहीं अफ्रीका शफ्रीका, तो वहाँ से वो पता नहीं कितने 10 मिलियन कॉर्पस ले आए. तो उन्होंने कहा जी कि अच्छा ये क्या अपना ये कराची में दरख्त वगैरह ग्रीनरी कम है और ये डेजर्ट का इलाका और यहाँ पे ये क्या चीज़ ये उग रही है, तो चलो कराची ले जाते हैं, वहाँ भी उगेगी. ओके, ही ब्रॉट इट. उसमें ये होता है कि वो इट कैन सर्वाइव इन इवन लो, जिसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन. ले आए वो. अब उसके अंदर क्या था कि उन्होंने आगे प्लांट कर दिए. कराची जो लोग गए हैं तो उन्होंने देखा होगा कि वहाँ पे बिल्कुल कतारों में, और मैं बीआरटी पे काम कर रहा था पेशावर के बाद कराची, तो वहाँ हमने विजिट्स किए तो देखा कि वहाँ पे बिल्कुल कॉर्पस लगे हुए थे और बहुत ही मतलब इट वॉज लाइक 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे भी लगे हुए थे. तो उसमें हमने सजेस्ट किया था कि एक तो ये कॉर्पस हम उतारेंगे. उसकी एक रीज़न तो ये थी कि बीआरटी के रास्ते में आ रहे थे और दूसरी रीज़न ये थी कि वो एक्चुअली कॉर्पस के पत्ते प्रेसिपिटेशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. जो बारिश होनी थी, जो प्रेसिपिटेशन रहती है और वो फिर कंडेंस होकर बारिश बनती है, उसको भी नहीं होने देते.
तो जो बारिशें पहले 5-6 हो रही थी साल में, वो 1-2 रह गई। इज इट क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? गुड। और दूसरी बात क्या हुई कि हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात कि मैंने फिर लोगों से, मैं जो लोकल माली हाली होते हैं ना, उनसे मैंने पूछा कि इस दरख्त का क्या नाम है। मैंने कहा मुझे पता चला कि इसका लोकल नाम किसी को पता है? तो लोगों ने उन मालियों ने मुझे कहा इसका नाम है कोनो। मैंने उन इस दरख्त का लोकल नाम है नहीं, क्योंकि लोकली इट वाज न्यू। ये मैंने मुल्तान में भी देखा, ये मैंने अपना अक्रॉस द कंट्री मैंने ट्रैवल करते हुए उसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि ये तो पूरे मुल्क में लगाए गए हैं दरख्त, और इसकी वजह से हमारी रेनफॉल कम हो रही है। होता ये है कि ये जितना पानी होता है एटमॉस्फेयर में, उसको भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये कहाँ कहाँ लगा हुआ है, खूबसूरत होता है, वैसे देखने में भी खूबसूरत है। तो उसमें फिर ये है कि ये हाईवेज पे लगाया हुआ है, मैंने फिर अक्रॉस द कंट्री देखा तो ये लगा हुआ है, ये इस पे हाईवेज पे लगा हुआ है, जीटी रोड पे लगा हुआ है। फिर इसी तरह जो नई नई कॉलोनीज बन रही हैं, जो कहते हैं हम कोई नई चीज़ लाएं, लोगों को नई नज़र आए, तो ये टाउन प्लानिंग की बात है बेटा, कि टाउन प्लानिंग के एस्पेक्ट से वो लाते हैं नोवल, दे ब्रिंग इन नोवल थिंग्स, बट दे डू नॉट कंसीडर सच एस्पेक्ट्स। तो मैंने देखा है नई नई कॉलोनीज में कॉर्पस लगा हुआ है, और लोगों को इसका लोकल नाम ही नहीं पता है, क्योंकि लोकल नाम इसका है ही नहीं, ये तो है ही इम्पोर्टेड, और अभी रिसेंटली आया है तो वही नाम चल रहा है इसका। उसको कॉर्पस पूरा नाम नहीं आता जिसको, तो वो कहता है कॉनो है बस। Precipitation is caused by temperature difference. The plant might have impacts on microclimate and stopping rainfall. Yes, yes. बेटा आप अपना माइक अनम्यूट कर लिएगा नहीं, डोंट हेजिटेट। ये जब आप लिखते हैं ना, उसमें फिर वो होता है, थोड़ी देर लगती है पढ़ने में। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ एंड यू हैव एनी पॉइंट, यू कैन जस्ट अनम्यूट एंड आई विल स्टॉप, डोंट वरी, वी आर वेरी इनफॉर्मल, डोंट वरी। You are welcome to interrupt me anywhere. It is open discussion. You are all master students and you are in a good capacity. अच्छी एजुकेशन है आप सब लोगों की पहले भी, and you are very mature students. So I encourage you to interrupt me anywhere. Don't worry. Okay, go ahead. So ये हम कुछ points कर रहे थे। इसमें फिर heavy snowfall भी है। Yes, this is the last point in this sentence. What is heavy snowfall? Any recent example? किसी को याद है? सर जो लैंडस्लाइडिंग होती है हमारी गिलगित साइड पे, गिलगित बल्तिस्तान और ये जो एरिया, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं इसके अंडर, इस हेडिंग में? नो, नहीं। इसका आप कंसीक्वेंस कह सकते हैं इसको, सबसीक्वेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसीक्वेंस एंड सबसीक्वेंट? मैं साथ साथ आप लोगों की ना वोकैबुलरी भी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसीक्वेंस, सबसीक्वेंस क्या होते हैं? तो सबसीक्वेंस तो उसके मतलब इम्पैक्ट्स है ना, कॉन्सिक्वेंसेस तो उसके सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स है ना उसके कॉन्सिक्वेंस। सबसीक्वेंट्स वो जो रीजंस हैं जिनकी वजह से हो रहा है। यस, यू आर राइट। इसी तरह से रूट वर्ड्स देख लें, कॉन एंड सब, सीक्वेंस के साथ ये लगे हुए हैं, कॉन सीक्वेंस, सब सीक्वेंस। तो कौन क्या होता है? ये प्रीफिक्स कहते हैं ना इसको, ये प्रीफिक्स होते हैं जो पहले लगते हैं। प्री मीन्स पहले और सुफिक्स बाद में लगते हैं, फिक्स दोनों में के अंदर कॉमन है। तो प्रीफिक्स, दिस इज दीज आर टू प्रीफिक्सेस, कॉन एंड सब। कौन का क्या मतलब है? Aisha was typing something, she has not sent yet. आयशा टाइप कर रही थी लेकिन आया नहीं, शायद फिर आपने डिलीट कर दिया है या सेंड किया है। कुछ लोगों के माइक अनम्यूट नहीं होते, इट्स अमेजिंग। कंक्लूजन में भी अच्छा, नो। प्रोज एंड कॉन्स सुना है? सर वो दो टर्म्स हम पढ़ते हैं, प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज उसके बेनिफिट्स होते हैं, कॉन्स जो है उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। यस, यस। तो कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है अगेंस्ट,
वो जो आपने पहले भी बात की है, कॉन्सिक्वेंट, किसी भी चीज़ के रिजल्ट्स जो आता है नेगेटिव। आयशा, यस इट्स ऑलराइट, इट्स ऑलराइट, नेगेटिव है तो कॉन्सिक्वेंस ये अपना होते हैं, उसके नेगेटिव कह लें और उसके अपोजिट कह लें। और जो सब्सिक्वेंट है तो वो उसके सब्सिक्वेंटली हम जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। आई वेंट टू द रेलवे स्टेशन, सब्सिक्वेंटली आई ट्रेवल्ड। तो सब्सिक्वेंट के एक काम के बाद दूसरा काम। आई अपीयर्ड इन द एग्जाम, सब्सिक्वेंटली आई पास्ड। तो सब्सिक्वेंट एक एग्जाम हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ, उसका रिजल्ट आया तो आई पास्ड। सब्सिक्वेंट ये होता है, और कंसिक्वेंस होता है कि उसके अगेंस्ट। ओके, तो बात हो रही थी कि आपने कहा था कि उसका किसी का उसकी बात थी, रेनफॉल, स्नोफॉल की बात थी, तो आपने उसमें लैंड स्लाइडिंग का कहा था। तो ये है कि लैंड स्लाइडिंग कैन बी कॉल्ड ए सब्सिक्वेंस ऑफ स्नोफॉल, बट व्हाट इज स्नोफॉल, हैवी स्नोफॉल, या इसकी कोई एग्जांपल कोई आई हो। ये पॉइंट क्लियर है ना कि स्नोफॉल के नतीजे में लैंडस्लाइड करती है। यस यू आर राइट इन दैट सेंस कि लैंडस्लाइड इज ए सब्सिक्वेंस ऑफ स्नोफॉल। यस, इन दैट सेंस यू आर राइट। तो हैवी स्नोफॉल की कोई रिसेंट एग्जांपल थ्रू आउट द वर्ल्ड? Okay, effects directly significant to humans include the heat, the threat to flood security from decreasing crop yields and abandonment of populated areas due to rising sea levels. ये कुछ पॉइंट्स आए हैं इफेक्ट्स डायरेक्टली सिग्निफिकेंट टू ह्यूमंस। कौन कौन से ऐसे इफेक्ट्स हैं जो इंसानों पे सिग्निफिकेंटली असरअंदाज होते हैं? उसके अंदर इंक्लूडेड है थ्रेट टू फ्लड, ये फ्लड्स आते हैं, थ्रेट टू फ्लड सिक्योरिटी फ्रॉम डिक्रीजिंग क्रॉप यील्ड्स। अब क्रॉप यील्ड्स जब कम होती हैं तो इसी तरह से अबंडनमेंट ऑफ पॉपुलेटेड एरियाज ड्यू टू राइजिंग सी लेवल्स। अब इसका क्या रिलेशन है, अबंडनमेंट ऑफ पॉपुलेटेड एरियाज ड्यू टू राइजिंग सी लेवल्स? सर वो अलॉन्ग साइड एरियाज जो होते हैं उनको खाली करना पड़ जाता है ना, बिकॉज ऑफ द राइजिंग सी लेवल्स के। वहाँ पे फ्लडिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। सबसे पहले वही फर्स्ट जो जिसे स्ट्राइक करेगा फ्लड, वो क्लोजेस्ट एरियाज को करेगा, बैंक्स को करेगा, तो वहाँ से लोग खाली कर देते हैं एरियाज। ओके, ये आपने फ्लड की बात की है, लेकिन मैं एक्चुअली सी लेवल राइज की बात कर रहा हूँ। वो भी आपका पॉइंट ठीक है। तो आई रिपीट, abandonment of populated areas due to rising sea levels. Can you explain? सर यही कि उसके करीब जो है वो फिर नहीं करते ज़्यादा पॉपुलेशन उन एरियाज में, या फिर वो वहाँ पे कोई परमानेंट नहीं रखते। हाँ, जो बैंकॉक की मैंने एग्जांपल दी थी कि वहाँ पे सी लेवल राइज हो रही है, फ्लड तो है, आएगा चला जाएगा। असद इज राइटिंग समथिंग। असद, कैन यू अनम्यूट योर माइक? जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आई थिंक इसमें जो वॉल्स वो बनाते हैं सो दैट इफ द लेवल इज रेज्ड, उसको वो अबटमेंट की बात कर रहे हैं। सॉरी, मैं आई जॉइंड लेट सो। ओके ओके, आई रिपीट, ये स्लाइड है, इसी पे आप पढ़ लें लास्ट वाली लाइन, abandonment of populated areas due to rising sea level. जी, जी, इसमें जो सी लेवल रेज अगर हो तो ऑब्वियसली फ्लडिंग और कांस्टेंट फ्लडिंग होगी ना, मतलब वो सी ऑक्युपाई करेगा। यस, तो ऑब्वियसली देयर विल बी नो डेवलपमेंट ऑन दैट, so you have to vacate if the area which is going to be affected. yes. आपको याद आ रहा है और थाईलैंड की मैंने क्या एग्जांपल दी थी लास्ट टाइम? I took a group of very high officials from different countries, including some ministers and prime ministers of small countries. Are you asking me, sir? Yes. No, sir. Sorry, I wasn't able to attend classes due to some personal reasons. Okay, it's fine. Okay. तो इसमें ये है कि आपका पॉइंट ठीक है, सी लेवल राइज हो रही है तो नेचुरली वहाँ पे कोई आबादी नहीं हो सकती, तो उसको खाली किया जाता है। यस, exactly. Okay, let's move on.
Environmental impacts include the extinction or relocation of ecosystems as they adapt to climate change, with coral reefs, mountain ecosystems and Arctic ecosystems most immediately threatened. अच्छा बेटा, मैं बहुत जगहों पे कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी वोकेबलरी साथ साथ इम्प्रूव होती जाए, क्योंकि हमारा जितना भी लेवल है, अगर पीछे जो वर्ड्स हमारे आते हैं, जो टर्मिनोलॉजीज आती हैं, उनको हम अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आगे हमें पढ़ना फिर इजी हो जाता है। अब यहाँ पे इकोसिस्टम की बात आ रही है जो हमने पहले किया है, तो वैसे भी आपने पिछली क्लासेस में, पिछले कोर्सेज में चीज़ें की होंगी। तो इसमें एक्सटिंक्शन की बात आ रही है, रीलोकेशन आ रही है, तो इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं। तो इसको हम एक एक करके साथ साथ चलते भी जाते हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, क्या इम्पैक्ट होते हैं, उसमें इंक्लूड किया जा रहा है एक्सटिंक्ट और रीलोकेशन ऑफ इकोसिस्टम्स। एक्सटिंक्ट क्या होता है? एनीबॉडी? सर, एक्सटिंक्ट का मतलब ये हुआ कि वो एट द वेरिज ऑफ एक्सटेंशन, ये टर्म हम बड़ी सुनते हैं कि स्पीशीज जो हैं वो ऑलमोस्ट एट द एज ऑफ गेटिंग डिप्लीटेड फॉरएवर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पिछले दिनों किसी चीज़ का मैंने सुना था, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, कि वहाँ ऐसे था कुछ 6 रह गए थे, पता नहीं, सिर्फ फिर 2 रह गए थे, ऐसे कुछ था, तो फिर वहाँ लाए गए, पता नहीं क्या चीज़ थी, मुझे अच्छी तरह याद नहीं आ रहा। एनीबॉडी रिमेम्बर्स? सर, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़ पढ़ी है कि जो अफ्रीका में लास्ट वाइट राइनो जो था उसकी भी डेथ हो चुकी है, लास्ट राइनो की। तो इसी तरह से कुछ चाइना में भी कोई बर्ड है, उसके बारे में भी रीसेंट न्यूज़ आई थी कि दैट वाज द लास्ट मेल मेंबर ऑफ दैट स्पीशी, वो भी एक्सटिंक्ट हो चुका। तो इस तरह की चीज़ें हैं। एक चीज़ कहाँ देखी थी मैंने, वो भी शायद किसी क्लिप में देखा था मैंने, किसी यूट्यूब वगैरह पे, कि कहीं कोई ऐसी चीज़ बनाई गई है, कोई ऐसा म्यूजियम, उसे क्या कहना चाहिए, स्टोर टाइप है, कुछ है, वहाँ वो हर चीज़ को स्टोर कर रहे हैं ताकि कोई एक्सटिंक्ट ना हो जाए। वो एक्चुअली वो वैसे एग्रीकल्चर रिलेटेड था, सीड्स की कुछ वो करते थे, हर इलाके से मुख्तलिफ ला के, तो उधर वो प्रिजर्व कर रहे हैं ताकि कहीं भी कोई ये एक्सटिंक्ट हो तो उसको वहाँ रिप्लेस कर लें। लेकिन ये जानवरों के मुतालिक आई डोंट नो इफ देयर इज एनी सच स्टोरेज एनीवेयर, आई डोंट नो। वाइट rhinos are extinct but they have ideas to restore white rhinos. Oh, that's great. तो यही मैं बात कर रहा हूँ कि अगर इस तरह से इसी तरह एनिमल्स को भी कोई रिस्टोर करने का, कहीं पे कोई इनका कुछ किया जाए, तो ये एक चीज़ मैंने देखी थी एग्रीकल्चर के हवाले से, तो ये हो रही है। आई सॉ ए क्लिप लाइक दैट, कहीं कर रहे थे, तो ये चीज़ है। और रीलोकेशन ऑफ इकोसिस्टम, व्हाट अबाउट रीलोकेशन? असद, आप कुछ टाइप करने में अनएबल टू हियर हूम, मुझे नहीं सुन रहे आप या बाकी के कलीग्स को नहीं सुन रहे? अच्छा, जो लोग अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज़ अनम्यूट। कुछ लोगों की मजबूरी है अनम्यूट नहीं कर सकते, तो वो फिर राइट, दे कैन राइट, but those that can unmute, please unmute your mic, it will be more convenient. असद, आप तो बोल सकते हैं, you can unmute your mic and speak out. You have written I am unable to hear. Can you hear now? Okay, anybody else? Relocation, ecosystem? सर, इकोसिस्टम में ये है कि जो इकोसिस्टम हमारे पास एक्वाटिक है, मरीन है, या कोई भी माउंटेन हिल्स पे डिफरेंट इकोसिस्टम्स हैं, फॉरेस्ट में, ट्रीज में, बर्ड्स में, एनिमल्स में, वो जितने भी बायोडाइवर्सिटी के एस्पेक्ट्स हैं उनको हम रीलोकेट कर दें अगर वहाँ पे कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हो गई हैं या बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरप्शंस वहाँ पे कोई इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं, तो हमें बायोडाइवर्सिटी को रीलोकेट या उनको उनके डिजायर्ड एटमॉस्फेयर में शिफ्ट करके उसकी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना जो है ना, वो इकोसिस्टम को वहां से इसको रीलोकेट करना, ये कह सकते हैं। यस, यू आर राइट। आई जस्ट ऐड ए लिटिल कि जिस तरह से हम कह रहे हैं टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो देयर आर डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट एनिमल्स दैट रिक्वायर ए स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब अगर टेम्परेचर 1 डिग्री भी चेंज होता है तो वो उनके लिए बियरेबल नहीं होता, बाज़ औक़ात बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और बाज़ औक़ात वो उसके अंदर उनकी ग्रोथ कम हो जाती है, तो उस वक्त फिर वो रीलोकेट करते हैं। इसी तरह से कुछ परिंदे ख़ास तौर पे ऐसे होते हैं, जानवर भी शायद कुछ होते हैं, मछलियाँ भी बहुत सारी हैं कि जो समुंदर के अंदर ही मुख्तलिफ जगहों पे रीलोकेट करते रहते हैं। एक तो होती है टेम्परेरी रीलोकेशन, इवन इंसान भी करते हैं
कि कुछ लोगों के ख़ास तौर पे ये गिलगित वगैरह इस तरह के इलाकों में और अपना इवन केपी में भी हमारे कुछ जगहों पे ऐसे हैं कि लोगों ने 2 घर बनाए होते हैं। एक घर सर्दियों में होता है, वो थोड़ा नीचे होता है जहाँ सर्दी कम पड़ती है, वहाँ मूव कर जाते हैं 2-4 महीने के लिए, और एक घर उनका ऊपर पहाड़ों पे होता है, परमानेंट उनका ज़्यादा वही होता है, लेकिन वो जब सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर वो रिलोकेट कर जाते हैं। तो दिस आई नो एंड आई गेस इसी तरह से शायद डेजर्ट्स में भी ऐसा कुछ होता हो कि जहाँ एक्सट्रीम डेजर्ट्स हैं तो हो सकता है लोग वहाँ से भी रिलोकेट होते हों। बहरहाल परिंदे जानवर इनका भी इसी तरह से है, दे डू रिलोकेट ऑन टेम्पररी बेसिस। लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं ये है परमानेंट बेसिस कि जब उनका टेम्परेचर फिजिबल नहीं रहता तो फिर वहाँ से वो रिलोकेट कर जाते हैं। ओके और इसी तरह से अपना या उसके अंदर कुछ चेंजेस भी हो जाते हैं। इसी तरह से कोरल रीफ, ये फिर हमारी समुंदर की बात आ जाती है कि वहाँ भी, चूँकि वहाँ भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है। इसी तरह से माउंटेन इकोसिस्टम जो आपने बात की, आर्किटिक इकोसिस्टम, ये मुख्तलिफ अपने होते हैं तो ये चेंज होते हैं। एंड थ्रेटन्ड का मतलब कि दे आर एट स्टेक, दे आर एट रिस्क एंड दे मे हैव टू change because the climate system has a large inertia and greenhouse gases will remain in the atmosphere for a long time. Climatic changes and their effects will continue to become more pronounced for many centuries, even if further increases to greenhouse gases stop. लंबे लंबे जुमले हैं, दिस इज ब्रिटिश स्टाइल, दिस इज द रियल स्टाइल, कि ये समझा जाता है कि जब आप इतनी लेवल पे पहुंच जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे तो यू हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द लॉन्ग सेंटेंसेस। एनीवे तो ये मुख्तलिफ इसके अंदर ख़ास तौर पे ग्रीन हाउस गैसेस की बात है कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से चीज़ें चेंज होती हैं और अगरचे क्लाइमेट सिस्टम हैज़ ए लार्ज इनर्शिया। व्हाट इज़ इनर्शिया? सर यहाँ पे इनर्शिया का मतलब है टेंडेंसीज उसकी, उसका इम्पैक्ट। यस, रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, सस्टेनेंस भी कह सकते हैं, फोर्स। असद ने लिखा है। असद आपका माइक अनम्यूट तो हो रहा था, कोई प्रॉब्लम आ गई है? Sir, I was not hearing it, but now I can. ओके दैट्स गुड। तो प्लीज अनम्यूट कर लिया करें। यू आर वेलकम टू इंटरप्ट मी एनीवेयर एंड just unmute your mic and speak whenever there is Sure, sir. Sure, any point. sure. Okay. Asad, आपका background क्या है? What Sir, did you I am study? an architect. Okay. Where did you Right study? now. Sorry? Where did you study your architecture? I did my bachelor's from National College of Arts, Lahore. Oh, great. Back in 2005. Great. So you have been practicing? No, actually, I'm doing a job in some government institute. That's great. That is also practice. जी जी। Okay, that's great. NCA, I highly admire. I have colleagues, friends. आज भी उसका स्टैंडर्ड अच्छा है और किसी ज़माने तो बहुत ही अच्छा होता था। और मैं तो कहता हूँ कि आर्किटेक्ट्स तो होते ही NCA के थे। सर। Okay. Nice to meet you. Nice to know. Same here, sir. Thank you. Okay. तो ठीक है, अब प्लीज कीप इट अप। अपना जो NCA का स्टैंडर्ड है, कीप इट अप। मैं जानता हूँ बहुत सारे मेरे NCA के कोलीग्स भी हैं एंड दे नेवर कंप्रोमाइज। कभी भी नहीं करते। वो कहते हैं जी हमारा प्रोफेशनलिज्म है, हम उसको नहीं कर सकते। एंड आई अप्रिशिएट। मैंने किसी प्रेजेंटेशन में बात की थी, हमारे एक दोस्त थे, वो तो खैर कहीं और के थे। ही इज आल्सो वेरी सीनियर एंड यू माइट नो हिम, अब्दुल कादिर साहब, मुल्तान में होते हैं प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट। और उनके ऑफिस में मैंने लिखा हुआ देखा था, ही हैज आल्सो बीन वाइस चेयरमैन ऑफ PKP सम टाइम। तो उनके ऑफिस में मैंने कहीं लिखा हुआ देखा था, बी रैशनल, लेट मी डू इट प्रोफेशनली। क्लाइंट्स के लिए उन्होंने लिखा हुआ था। तो इस पे हमारी पिछली किसी सेशन में बात हुई है कि आर्किटेक्ट्स को खास तौर पे मैंने एड्रेस किया था। एक बड़ी जबरदस्त एग्जांपल मैंने दी थी, आई को रिपीट इट, कि मेरे एक क्लाइंट थे। आई एम एक्चुअली टाउन प्लानर बट आई रन सिस्टम इन विच आर्किटेक्ट्स आल्सो वर्क। तो ये होता है कि मैं जो आई डोंट साइन दी आर्किटेक्चरल वर्क्स ऑफ कोर्स, लेकिन ये है कि अपना मैं उनको देखता रहता हूँ कि कैसे हो रहे हैं। उसमें हमारे पास एक ऐसे आए थे कि कोई 25 साल पहले, तो खासा मैंने एक्सप्लेन किया था। और एक बात शायद मैं बताना उस वक्त रह गया था, जिन लोगों ने सुनी भी थी उनके लिए दिस विल बी न्यू एंड इंटरेस्टिंग, कि एक क्लाइंट थे, उन्होंने कहा था कि
हम ऊपर का नहीं बनाएंगे, तो उनसे कहा गया था हमारे ऑफिस की तरफ से कि आप जी। ऊपर का नक्शा बनवा लें और जब आपको बनवाना हो तो बनवा लें, ना हो तो कोई नहीं, पड़ा रहेगा। बट दे डिड जी। नॉट। और 25 साल बाद उन्होंने फिर कहा हमें कि हमें ऊपर का नक्शा बना के दें। तो ये चीजें हैं कि जो इसी तरह से मेरे एक और क्लाइंट थे, वो इस्लामाबाद के थे, और ये जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये किसी छोटे शहर के थे। लेकिन ये है कि जो उसमें थे उन्होंने बात मान ली। उनसे मैंने कहा कि ऊपर का भी बनवाएं, तो उन्होंने बनवा लिया। आज तक उन्होंने, दिस हैज बीन लाइक ओवर 10 years, उन्होंने ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं की, लेकिन उनका नक्शा बना हुआ रखा है। मैंने अभी पिछले दिन उनसे बात थी, तो मैंने कहा आपका प्लान है ऊपर बनाने का? कहते अभी है तो नहीं। मैंने कहा नक्शा इसका बना हुआ है? कहते हैं हाँ बना हुआ है नक्शा ऊपर का। तो इस तरह से यस लोग सर क्योंकि हमारा मुल्क ऐसा है कि लोग चाहते हैं कि दे वांट टू सेव मनी एज मच एज दे कैन। यस तो वो एक माइंडसेट बना हुआ है, बट अप्रोच आपकी प्रोफेशनली होनी चाहिए। यस यस। तो इसमें मनी सेविंग पे भी हमारी कुछ बातचीत हुई थी। कुछ लोग इतने एजुकेटेड हैं। एक इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर की मैंने एग्जांपल दी थी, इट वाज लाइक 20 years ago। तो उन्होंने खुद ही कहा, कहते हैं कि जी मैंने, आपने सुनी थी वो बात? नहीं सर, मैंने 7,000 उन्होंने लगाए थे। उन्होंने अपना स्टील डिजाइन करवाया किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से, और खुद ही वो कह रहे थे, कहते हैं मैंने 7,000 उसको फीस दी है। 20 साल पहले की बात थी, घर का था वो। तो कहते हैं कि मैंने 20,000 रुपया बचा लिए हैं सरिया लगाने में, कि उस बंदे ने, उस प्रोफेशनल आदमी ने मुझे इस तरह का बना के दिया है कि 7,000 उसने फीस ली है, और उसने मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करके बताया है कि जी आप सरिया काम लगाएं, वरना जो ठेकेदार वगैरह जो इस तरह से लोग हैं, तो वो मुझे सरिया ज़्यादा लगवा रहे थे, तो मेरे वहाँ से 20,000 बच गए। तो दिस इज़ द वे। एंड इस पे हमारी कुछ डिस्कशन हुई थी प्रोफेशनल एथिक्स के हवाले से। जो आर्किटेक्ट्स हैं उनके लिए खास तौर पे, हमारी क्लास में 4-5 लोग आर्किटेक्ट्स हैं, और उसके अलावा जो और लोग भी हैं, चूंकि हम बिल्ट एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, सबके लिए बात है, ऑल आर वर्किंग इन गुड कैपेसिटीज। तो प्लीज ट्राई टू एजुकेट योर क्लाइंट्स एंड द पीपल अराउंड यू। हम जहाँ कहीं बैठते हैं, उठते हैं, तो वहाँ हम कोशिश करें कि पर्पसफुल डिस्कशंस हमारी हों, एंड वी ट्राई टू एजुकेट पीपल। एजुकेशन इज नॉट ओनली टू गेट डिग्रीज, एजुकेशन इज टू रियली लर्न थिंग्स। इस पे शायद आपकी क्लास में बात हुई है या नहीं हुई, और क्लासेस में हुई। एनीवे मैं दोबारा हूँ, अगर रिपीट हो तो प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर दैट। उसमें ये है कि हमारे पाकिस्तान में चैनल्स इस वक्त एजुकेशन पे काम नहीं कर रहे, बहुत कम कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान में जब पीटीसी, जब सिर्फ पीटीवी होता था, तो उस वक्त मुझे याद है अपने बचपन की बातें कि बहुत अच्छी एजुकेशन हुआ करती थी। कि गलत पार्किंग किसी ने की हुई है तो उसको बता रहे हैं कि भाई आप ऐसे ना करें, और इसी तरह से किसी ने हाई बीम, क्या उसको कहते हैं, हाई बीम लाइट्स की हुई हैं अननेसेसरीली, तो उसको कहा हुआ है कि आप शहर में ना करें, ये तो बाहर के लिए होती हैं, एक प्रोविजन है, और इससे सामने वाले को नजर नहीं आता। तो आजकल तो खैर डबल रोड्स हैं, वो उस वक्त चूंकि वो सिंगल रोड होती थी तो बहुत ही मुश्किल होती थी। इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें एजुकेशन हुआ करती थी। तो हमने बचपन में बहुत सारी चीज़ें टीवी से सीखी हैं, लेकिन आजकल तो बहुत इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग। एनीवे, लेकिन बाहर अभी भी इस तरह से हो रहा है, बिकॉज आई हैव स्पेंट मोस्ट ऑफ माई टाइम अब्रॉड, सो आई कैन कोट द एग्जांपल्स ओवर देयर, कि वहाँ अभी भी एक एक्चुअली टेलीविजन इज़ फॉर ऑन गोइंग लर्निंग। इसमें एंटरटेनमेंट भी है, इसमें ऑन गोइंग लर्निंग भी है, इसमें अवेयरनेस भी है। देयर आर 101 डिफरेंट पर्पसेस फॉर टेलीविजन एंड ऑल दैट मीडिया। एनीवे, अच्छा जी, हम जरा आज डिस्कशन ज़्यादा कर रहे हैं तो हमारी स्लाइड तो बहुत स्लो चल रही हैं। ओके, ये स्लाइड तो हो ही गई है। यहाँ हम रुके थे किसके लिए? एक तो आपके तारुफ के लिए रुके थे असद, और दूसरा क्या था अपना, कहाँ से बात शुरू हुई थी? इनर्शिया। हाँ, इनर्शिया से। यस, इनर्शिया से। तो इनर्शिया इज लाइक दिस इज रेजिस्टेंस एंड दिस इज सस्टेनेंस। इनर्शिया एक और चीज है, फिजिक्स की भी एक टर्म है इनर्शिया। फिजिक्स में इसको क्या कहते हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं इनर्शिया को? याद आ रहा है किसी को? फिजिक्स में इनर्शिया क्या पढ़ा था? इसमें न्यूटन का लॉ था ना कि अगर फ्रिक्शन को की फोर्स को निकाल दिया जाए तो यू कैन नॉट स्टॉप एनीथिंग। प्रोबेबली दैट इज द इनर्शिया। आई कांट remember exactly, but something related to friction and force. So it's actually how to retain its own being. अगर कोई चीज फ्लो में है तो वो फ्लो में रहेगी, अगर कोई चीज स्टॉप है तो स्टॉप रहेगी, to retain its own self
without Yes. any friction and without any pressures exerted. Yes. तो tendency to retain है वो inertia. ठीक है, और कोई एग्जांपल भी ज़हन में आ रही है? तो फिजिक्स में तो इसकी ये एग्जांपल थी कि जो मोशन में होती हैं व्हीकल्स, उसके साथ एग्जांपल्स दी हुई है न्यूटन ने कि जी कोई भी चीज है, अगर कोई बॉडी है, उसको जब तक आप इनिशिएट नहीं कराएंगे, इनर्शिया उसको रिटेन करेगा। अच्छा बेटा, एक चीज मैं आपसे कहूंगा कि जब भी आप बात करें, कोशिश करें कि उनमें एग्जांपल्स कोट करें, अपने राइटिंग में भी करें, अपने वर्बल डिस्कशन में भी करें। उससे क्या होता है कि वो इजी हो जाता है टू अंडरस्टैंड। आपने बात तो ठीक की है, अब इसमें 7 एग्जांपल मैं मांग रहा हूँ, तो चले मैं एग्जांपल देता हूँ। हुसैन इज राइटिंग समथिंग, Hussain Mahmood. Hussain, if you can unmute your mic, I will encourage you to speak. Otherwise, you may write. असद, आप कुछ बोल रहे हैं यार? नहीं सर। अच्छा, आपका माइक अनम्यूट है। ओके, एग्जाम्पल कोई देंगे? चले मैं दे देता हूँ। उसमें वही वाली बात है, मिसाल के तौर पे एक ट्रेन है, चल रही है, चलते चलते रुक जाती है, आप उसमें खड़े हुए हैं, तो फिर क्या होता है? बॉडी जो है वो मूव करती है, उसी फोर्स मूव करती है, और वो अपर हाफ मूव करता है, लोअर हाफ नहीं करता। जी जी जी, क्योंकि लोअर हाफ इज मोर इन कांटेक्ट विद द ट्रेन फ्लोर, लेकिन अपर हाफ इज फ्री। तो वो उस वक्त वो चाहता है कि इनर्शिया के तहत वो मूव करना चाह रहा होता है, और लोअर हाफ उसका रुक जाता है बॉडी का, उसके ट्रेन के साथ ही। तो फिर वो हम आगे की तरफ जर्क लेते हैं। तो इसी तरह से आजकल बस कार्स में आ रहे हैं एयर बैग्स, वो इसी वजह से हैं कि जब आप इनर्शिया की वजह से आगे की तरफ जाएंगे तो यूं ओके, somebody was writing. Hussain, you were writing something, I did not receive. Anyway, तो इनर्शिया की बात थी, और ग्रीन हाउस गैसेस की इसमें बात हुई है कि इसमें अपना ग्रीन हाउस गैसेस का लास्ट में आया है कि इवन इफ फर्दर इंक्रीज, लाइक ये लास्ट का जो सेंटेंस है, their effects will continue to become more pronounced for many centuries even if further increases to greenhouse gases stop. ये ग्रीन हाउस गैसेज, इनके इफेक्ट्स हम पढ़ते रहते हैं। तो इसमें क्या है कि दिस इज नॉट ए क्विक प्रोसेस, इट टुक टाइम। ग्रीन हाउसेज गैसेज जैसे इनके इफेक्ट ग्रीन हाउसेज इमिट हुई हैं, उसके साथ बहुत इफेक्ट्स जो बने हैं, इट ऑल्सो टुक ए लॉन्ग टाइम। और आगे ये बात आ रही है कि अब अगर हम स्टॉप भी कर देते हैं ग्रीन हाउस एमिशंस, तब भी जो इफेक्ट्स हैं ये काफ़ी देर तक चलते रहेंगे। अगर अभी स्टॉप हुई भी नहीं है, और अगर हो भी जाएंगे तब भी ये होगा। ये एक रिपोर्ट है, क्विकली इसको विल समबॉडी रीड इट आउट क्विकली। इस स्लाइड पे जो अभी पॉप अप हुआ है, इसको पढ़ेगा कोई क्विकली? हम फेस टू फेस क्लासेस में पढ़ाया करते हैं इस तरह, बजाय कि मैं पढ़ूं। आप में से कोई पढ़े इसे? I can read it. Please, please. A report by Environmental Health Center of the US National Safety Council would seem to provide a good summary of the current state of knowledge. Are scientists certain that natural greenhouse warming is a real effect? The answer is yes. There is strong scientific consensus on that one. Are scientists certain of how much human-induced change to the atmosphere will cause how much warming over the period of time? The answer to those questions are no. What matters more from the perspective of humans is not the greenhouse gases themselves, but the climate change that scientists believe will eventually come if humans continue indefinitely to increase greenhouse gas concentrations. But climate prediction and finite details of the greenhouse effect, timing and scope are by no means an exact science. ओके, ये 97 का कुछ कोट किया हुआ है एनवायरमेंटल हेल्थ सेंटर से। तो इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और वही बात आ जाती है कि भाई ये ग्रीन हाउस गैसेस का इसके अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे चलते हैं हम। इसमें कोई चीज़ एक्सप्लेन करने वाली तो नहीं थी? नहीं, सिंपल थी। ओके, लेट्स मूव ऑन। Our architects seeking information may begin to think that global warming is the puck of a mid-1990s dream. 1990 के ड्रीम का इसको आप उससे रिलेट कर सकते हैं।
they will find that some argue that it is a conspiracy by developing countries to slow the growth of the industrial countries. ये इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह ये चीज़ें मैं आजकल कोरोना को बहुत ज़्यादा कोट करता हूँ अपने डिस्कशंस में, अपने लेक्चर्स में डिस्कस करते हैं हम कि कोरोना इज़ ए सू मोटो, जो हमारा एक टर्म यूज होती है आमतौर पे, तो ये उसमें होती है जुडिशियल में, लेकिन इसको हम उन्हीं उसी में कि अल्लाह मियाँ की तरफ से एक सू मोटो है कि इसके स्पेलिंग तो यही बनते हैं, मैं तो उसी तरह से स्पेल इसको प्रोनाउंस करता हूँ, तो SUOMOTU ये स्पेलिंग है मेरा ख्याल है। तो दिस इज़ कि अल्लाह मियाँ ने खुद ही इस चीज़ को किया है, क्योंकि ये मैं कुछ क्लासेस में बताता होता हूँ ब्रीफ सा कि मैं 2017 दिसंबर में UN में था। आई वॉज इन ए रीजनल ऑफिस एंड आई वॉज स्टन कि जो चीज़ें मैंने उधर देखी थी मेरे तो पाँव तले से जिसे कहते हैं ज़मीन निकल गई थी कि ये चीज़ें यहाँ हो रही हैं। हम तो कहते हैं कि जी जो हमारी छोटी कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका की, एशिया की, और उनकी गवर्नमेंट्स हैं इनेबल हैं, करप्ट हैं, फलाना फलाना जो भी हम कहते हैं, लेकिन अब ये UN है तो UN में तो दिस इज़ इंटरनेशनल गवर्नमेंट इन ए वे, जो कि सब गवर्नमेंट्स को आपस में रिलेट कर रही है, उनको लेके चल रही है, और ओवरऑल एक बॉडी, एक नेशनल, एक ग्लोबल बॉडी है, और उसमें ऐसी चीज़ें। तो मैं सोच रहा था कि क्या होगा अब इस लेवल पे, क्या होगा, बिकॉज आई हैव बिन वर्किंग इन वर्ल्ड बैंक, ADB, और इस तरह से बहुत अल्लाह के शुक्र है कि मुख्तलिफ अच्छे है उसमें, तो वहाँ भी जो चीज़ें हो रही थी तो उसमें फिर ये जो कोरोना इज़ नथिंग सो एस्टॉनिशिंग फॉर मी, क्योंकि जो चीज़ें हो रही थी उसमें फिर यही था कि अल्लाह मियाँ ने खुद ही एक्शन लिया है कि बंदों में किसी लेवल पे भी कोई कैपेसिटी रह नहीं गई थी। तो इस तरह से चीज़ें हुई हैं। ये अपना इस तरह की बात है, इस पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात है कि इंडस्ट्री किस लिए हुई थी कि लोगों का क्वालिटी ऑफ बेहतर हो, लोगों की अच्छी हो, लोगों की लिविंग अच्छी हो। लेकिन जब उसमें अपना की बात है और इसमें एक बात आई है, कॉन्स्पायरेसी है कि अपना डेवलपिंग कंट्रीज़ की डेवलपमेंट को स्लो करने के लिए चीज़ें, तो मुख्तलिफ इसके अंदर बातें होती हैं, लेकिन ये है कि देयर आर स्टिल सम पॉइंट्स दैट नीड टू बी फर्दर वेरीफाइड, और कुछ चीज़ें हो भी सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें, मिसाल के तौर पे वेपन्स हैं। अब इसमें ये है कि जब बहुत ज़्यादा ये हो रही होती है टेररिज्म वगैरह अक्रॉस दी वर्ल्ड, तो उसमें एक चीज़ ये भी डिस्कवर हुई है कि जो वेपन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका भी हाथ पाया गया है। विल एनीबॉडी थ्रो लाइट ऑन इट? सर इसमें जो मैंने थोड़ा सा इस पे रिसर्च की है उसमें ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई इसलिए है कि वर्ल्ड वॉर 2 में आपने बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली थी फॉर वॉर एंड ये जितने भी इंडस्ट्रीज थी, तो उसको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कहीं यूज होना था, तो वो उन्होंने उसको जो है टेक्नोलॉजीज को फर्दर जो है बाकी चीजों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो ऐसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी। गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। मैं टेररिज्म की बात कुछ कर रहा था। ग्लोबल टेररिज्म जो चल रहा है ना, उसमें ये भी डिस्कवर हुआ है कि जो वेपन मैन्युफैक्चरर्स हैं बाज़ जगहों पे उनका भी रोल है कि असला यूज होगा तो असला बिकेगा। एग्जैक्टली, हाँ वो तो है सर, वो तो हर जगह है, इवन विद इन द कंट्रीज भी ये है। यस, थिंग्स आर, दिस इज वेरी सेंसिटिव इशू, क्योंकि जो लोग कर रहे हैं उनके बड़े लंबे लंबे हाथ हैं, इसलिए हम खुल के बात नहीं कर सकते। तो इस तरह से है, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं इसमें। एनीवे, स्टिल अदर्स विल इम्प्लाई इट as an excuse for radical environmentalists to push for a reduction of economic growth। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये जितने भी चीज़ें हैं, बीइंग एन एकेडमिक, मैं इन चीज़ों को कर चुका हूँ। मैं अपने कोलीग्स को भी बाज़ों का थोड़ा सा चैलेंज करता हूँ कि हमारा भी बहुत सारा रोल है बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों में। जिस तरह से ये इवन जो इस वक्त एजुकेशनल सिस्टम चल रहा है, इट हैज़ बीन चैलेंज्ड एज इट इज़। मिसाल के तौर पे अभी पाकिस्तान में HEC ने एक चीज़ की है, एंड आई एम फॉर इट, आई सपोर्ट इट। इस अगरचे हमने खुद भी दूसरे तरीके से किया है, वो ये था कि 16 ईयर एजुकेशन के बाद फ़ौरन PhD
एक होती है और एक होती है कि आप एक और मास्टर्स कर ले 2 years, उसके बाद होती है। तो हमने भी खैर मास्टर्स कर ली जैसे आप लोग कर रहे हैं, तो उसके बाद पीएचडी की। लेकिन दूसरा सिस्टम ये होता है कि डायरेक्ट होती है, और एचईसी ने अभी स्टैंड लिया है कि अब मास्टर्स की ज़रूरत नहीं, यू कैन डायरेक्टली गो फॉर पीएचडी। तो ये एक्चुअली ऐसे होता है कि मास्टर्स इज़ ए डिफरेंट डायमेंशन एंड पीएचडी इज़ ए डिफरेंट डायमेंशन। इनको अमेरिका में इनको अलाइन किया गया था, अब चूँकि अमेरिका भी थोड़ा सा उसका रोल इतना ग्लोबली अब नहीं रहेगा, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो अब लोगों के अंदर थोड़ी सी हिम्मत। और फिर दूसरा हमारा चूँकि हम चाइना की तरफ हमारा है, और ये हमारे ईस्टर्न साइड ज़्यादा चाइना की तरफ जा भी रही है, तो चाइना में ये चीज़ है। तो अब इन्होंने ये चीज़, पाकिस्तान ने भी ये स्टेप लिया है बोल्डली कि दे हैव रिलैक्स्ड दिस रिक्वायरमेंट कि अब आप डायरेक्टली 16 ईयर एजुकेशन के बाद यू कैन गो फॉर पीएचडी, एंड आई एम फॉर इट। क्योंकि पीएचडी होती है एक, यू हैव टू ऐड समथिंग टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज, और मास्टर्स होती है प्रैक्टिस का एक लाइसेंस होता है। तो मास्टर इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड पीएचडी इज़ अ डिफरेंट थिंग। इसको इकट्ठा कर दिया गया था और इट वाज ऑफ नो यूज़, तो अब ये चीज़ हुई है। तो इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें हैं, थिंग्स आर इन प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस हैज स्टार्टेड दैट विल कंप्लीट इन 13 years। दिस इज़ चेंज ऑफ एम्पायर, इसको कहते हैं कि द वर्ल्ड एम्पायर इज़ चेंजिंग, और इसमें दिस टेक्स ए पीरियड ऑफ 13 years। हमारे कुछ वर्ल्ड लेवल के, यूएन लेवल के कुछ लोग हैं, उन्होंने इस पर कुछ प्रेजेंटेशंस भी दी हैं। कहते हैं कि इन एवरी सेंचुरी देयर इज चेंज ऑफ एम्पायर। लास्ट सेंचुरी इट वाज चेंज फ्रॉम ब्रिटिश टू अमेरिकन, नाउ इट हैज़ टू शिफ्ट फ्रॉम अमेरिका एंड इट टेक्स ए पीरियड ऑफ 13 years। तो पिछली दफ़ा तो वो ये था कि 2 वर्ल्ड वॉर्स के दरमियान ये चेंज हुआ था, फर्स्ट और सेकंड में चेंज होता गया, और इस तरह से एनीवे। तो ये टेक्स, तो दिस प्रोसेस हैज स्टार्टेड ऑलरेडी इन 2019 एंड इट विल कंप्लीट बाय 2031, ये लोगों का एस्टिमेट है। तो इसके अंदर चीज़ें चेंज हो रही हैं, और इसके अंदर ये इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह की चीज़ें भी जैसे आपने बताया इसी तरह से है। देयर आर डिफरेंट डायमेंशंस। ओके, लेट्स स्टॉप हियर and we will start the next session at 4:45. So we'll move on in a different link. Please remember, we will not be in this link and we will be in the next link. Okay, see you there.